नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है यह भारत की जो संविधान की अनुसूचियां दी गई हैं उससे संबंधित है। और आज हम लोग वर्तमान में जो संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं, आज उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में सबसे पहले जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते होते अब यह वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि किस प्रकार किस समय इन सूचियों में परिवर्तन हुआ और उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा चाहे संविधान के जो 22 भाग दिए गए हैं उनमें अगर प्रथम भाग के बारे में पूछे या हमारे प्रथम अनुच्छेद जो संविधान में दिए गए हैं उसमें से प्रथम अनुच्छेद या हमारी जो अनुसूचियाँ दी गई हैं उनमें से प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो इन तीनों चीज़ों में एक ही बात कही गई है और वह भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर प्रश्न पूछे कि भारत की प्रथम अनुसूची में के क्या जानकारी दी गई है, तो भारत की प्रथम अनुसूची में जो जानकारी दी गई है वह भारतीय राज्य क्षेत्र और उसके संघ होने के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संघ या भारत का जो राज्य दिए गए हैं अगर उनमें किसी भी प्रकार की जनसंख्या का परिवर्तन होता है तो हम लोग संविधान में किस अनुसूची में परिवर्तन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी राज्य की जनसंख्या बढ़ती या घटती है तो जिस अनुसूची में राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है उसी अनुसूची में हमें परिवर्तन करना होगा। तो यह परिवर्तन हमारा प्रथम अनुसूची के अंतर्गत होगा और इस अनुसूची में राज्य क्षेत्र और उसके संघ क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, अब आते हैं इसके बाद हम लोग द्वितीय अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो द्वितीय अनुसूची में हम लोग वेतन एवं भत्तों और उनकी पेंशनों के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में यहाँ पर जितने भी पद दिए गए हैं, संवैधानिक पद जिनको हम बड़े पदों या आधिकारिक पदों को मानते हैं, उन पदों के वेतन भत्ते एवं उनकी पेंशन की क्या व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर हमारी द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तो तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाएगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि शपथ या वेतन दूसरे में है या तीसरे में। तो इसे याद करने के लिए आप लोग जैसे कि किसी एग्जांपल से इसे याद कर सकते हैं कि जैसे हम लोग कभी किसी जगह जॉब ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर सैलरी डिसाइड होती है कि उससे जॉब की कितना वेतन है या उसके बारे में हमें कितना मानदेय मिलेगा। उसके बाद हम लोग जॉब करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वेतन के बारे में जानकारी दी गई है दूसरी अनुसूची में, और तीसरी अनुसूची में जो उस पद से संबंधित शपथ होगी उसको लेने के लिए बारे यहाँ जानकारी दी गई है। तो ये इस प्रकार द्वितीय और तृतीय अनुसूची को हम लोग एक साथ याद करेंगे कि प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है और यहीं द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची जो है उसमें वेतन एवं भत्ते और उसके बाद उसकी शपथ के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन तीनों सूचियों को याद किया। अब आगे हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, चौथी अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो विभिन्न राज्य क्षेत्र दिए गए हैं भारत संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उसमें राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधित्व क्षेत्र होंगे उन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ यह बताया गया है कि राज्यों से कितने सारे लोग या किस जनसंख्या के आधार पर कितने राज्य प्रतिनिधि राज्यसभा में आएंगे और उनका विवरण चौथी अनुसूची के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार इन चारों अनुसूचियों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। जैसे कि अब यही रिकॉल करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन दिया गया है। दूसरी अनुसूची में उसकी वेतन एवं पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरी अनुसूची में उस पद के संबंधित शपथ का उल्लेख है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों, पाँचवीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में ये जो
हमारी जनजातीय क्षेत्र होते हैं और अनुसूचित जाति हैं जो भारत क्षेत्र में रहती हैं, तो उन सभी के बारे में जानकारी दी गई है और उनकी प्रशासन का क्या वर्णन होगा उस सभी के बारे में जानकारी दी गई है। तो 5वीं अनुसूची हमारी अनुसूचित जाति और उनके क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है और 6ठी अनुसूची भी इसी 5वीं अनुसूची से संबंधित है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख 4 राज्य भारत के दिए गए हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने के लिए हम लोग मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य हो गया और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पड़ता है असम, यहाँ पड़ता है मेघालय और यहाँ पड़ता है त्रिपुरा और यहाँ पड़ता है मिजोरम। तो इस तरह की जो 4 क्षेत्र हमारे नीचे की ओर दिए गए हैं उसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची को हम लोग एक साथ याद करेंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन दिया गया है और ये जो 6ठी अनुसूची है इसमें प्रमुख रूप से 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन दिया गया है। 5वीं अनुसूची पूरे भारत देश के जनजातीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और 6ठी अनुसूची प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर राज्य में जो प्रमुख राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन 6ठी अनुसूची में दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5वीं और 6ठी अनुसूची को एक साथ याद किया। अब हम आगे आते हैं 7वीं अनुसूची में, सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 7वीं अनुसूची को हम लोग याद करेंगे कि 7वीं से सूचियां बनी होती हैं और सूचियों का जो वर्णन दिया गया है वह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इस 7वीं अनुसूची में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की हमारी सूचियां दी गई हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में वे विषय रखे गए हैं जो कि केंद्र सरकार जिन पर कानून बनाती है। और अगर हम बात करें आज उन विषयों की तो प्रारंभ में यह विषय की संख्या 97 थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता गया और वर्तमान में इस सूचियों में विषयों की संख्या 100 हो गई है। तो इस प्रकार संघ सूची में प्रथम में कितने विषय थे, 97 विषय, और आज वर्तमान में उन विषयों की संख्या कितनी है, 100। तो यहाँ पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें संख्या भी याद रखनी है और वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या 100 दी गई है। इसी प्रकार राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में वह विषय रखे गए हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो राज्य सरकार के कानूनों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रारंभ में विषयों की संख्या 66 थी और अगर वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर वह संख्या घटकर 61 हो गई है। तो अगर राज्य सूची के बारे में पूछे कि वर्तमान में कितने विषय हैं, जो कि प्रारंभ में 66 थे, आज वह वर्तमान में 61 हैं। उसके बाद अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो ये समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनमें दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार को हमें प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। तो यहाँ पर समवर्ती सूची में विषयों की प्रारंभ में संख्या 47 थी और आज वह संख्या बढ़कर 52 हो गई है। तो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन तीनों से विषयों को, उनकी संख्याओं को जोड़कर प्रश्न बनाए जाते हैं। दोस्तों हमें इन 7 सूचियों को जो अभी मैंने पढ़ाई इसे काफ़ी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे जोड़कर काफ़ी सारे विषय पूछे जा चुके हैं और हम लोग इसको पढ़ने के बाद हमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको ज़रूर बनाना है, क्योंकि उससे इन सभी सूचियों की हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों हमारे भारत देश में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी के बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, तो वह 8वीं अनुसूची के बारे में दी गई है। और अगर हम यही बात करें तो प्रारंभ में इसमें विषयों की संख्या 14 थी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधन हुए, जिनके आधार पर यहाँ पर 8 भाषाएँ और जोड़ी गई और आज वर्तमान में उन भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। तो इस प्रकार 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से। भारतीय भाषाएं जो प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती हैं उन सभी की संख्याओं के बारे में यहाँ विवरण दिया गया है और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी के बारे में हमारा 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग यहाँ पर
पहले से लेकर ये 4 अनुसूचियाँ और 5वीं 6ठी एक साथ याद करेंगे और उसके बाद 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची एक साथ याद करेंगे। आइए फिर से रिकॉल करते हैं। तो दोस्तों, प्रथम अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो प्रथम में हमारे भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन दिया गया है। द्वितीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो द्वितीय अनुसूची में भारतीय प्रशासन जो है उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो तीसरी अनुसूची में हमारी शपथ का उल्लेख दिया गया है। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा से जो प्रतिनिधित्व होंगे उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन दिया गया है। और इसके बाद हम 5वीं और 6ठी अनुसूची को एक साथ याद करेंगे। 5वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की जितनी भी जनसंख्या है उनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों एवं उनके प्रशासन के बारे में वर्णन दिया गया है। और 6ठी अनुसूची इसी से संबंधित है। उनमें से प्रमुख जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्य के अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन दिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं 7वीं और 8वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियाँ दी गई हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं सूची में इन सभी सूचियों के बारे में वर्णन दिया गया है। इनमें कितने विषय थे, किस प्रकार इनमें परिवर्तन हुआ और आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी दी है, उस सभी चीज़ों का वर्णन इसमें दिया गया है। अब 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से संबंधित है। भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं, प्रारंभ में उसमें कितने विषय थे, कितनी भाषाएं थी और आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, उन सभी के बारे में वर्णन हमारी 8वीं अनुसूची में दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रथम अनुसूची से लेकर हम लोगों ने 8वीं अनुसूची तक याद किया। अब आगे हम बात करते हैं और अन्य 4 सूचियों की जो विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारी अनुसूची में जोड़ी गई। तो आइए अब बात करते हैं इन 4 सूचियों की जो कि बाद में जोड़ी गई थी। दोस्तों, सबसे पहले 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण के बारे में दिया गया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान को जब बनाया गया था और उसे लागू किया गया था तो पहले ही संविधान संशोधन 1951 में ही इसे जोड़ दिया गया। दोस्तों, वास्तव में अगर हम बात करें कि इसे पहले ही संवैधानिक संशोधन में क्यों जोड़ा गया, तो उस समय भारतीय संविधान में कुछ समस्याएं आ रही थी और जो जमींदारी व्यवस्था थी उसका उन्मूलन करने का प्रयास किया जा रहा था। भूमि अधिग्रहण में लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस प्रकार जब विभिन्न संवैधानिक संशोधनों को देखा गया और वहां पर पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार 9वीं अनुसूची में हमारे संपत्ति अधिग्रहण के क्षेत्र के बारे में दिया गया है। यह भूमि सुधार से संबंधित है और अगर वर्तमान में इसे हम बात करें तो यहाँ पर 284 विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि यहाँ पर इन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाकर राज्य सरकार है या कुछ जो स्थानीय स्वशासन के लोग थे वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन विषयों का फ़ायदा उठाने लगे थे। तो इसे बाद में न्यायालय ने परिवर्तन करके इसमें जो विषय संविधान को चुनौती दे सकते थे, संविधान ने उसे माना या न्यायालय ने उसे मान्यता दी कि नहीं, उन विषयों को भी संविधान में चुनौती दी जा सकती है या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार 9वीं अनुसूची जो है वह भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है और वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या 284 है। अब आगे हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची का जो संवैधानिक संशोधन था वह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें प्रमुख विशेषता क्या थी, तो 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से संबंधित थी। दल बदल से क्या मतलब था, तो दोस्तों जब चुनाव होते थे तो उस समय जो 1985 का जब दौर चल रहा था तो उस समय दल बदल करके लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे और उस समय किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता था। छोटे छोटे जो दल बनाए गए थे या छोटी छोटी जो पार्टियां बनाई गई थी उनमें से कुछ नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी दल बदल लेते थे और किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। तो संविधान ने यहाँ पर संशोधन करते हुए 10वीं अनुसूची में दल संबंधी प्रावधान बनाया और उसमें यह नियम रखा गया कि अगर आप चुनाव की जीतने के बाद अपना दल बदलते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर दल बदल संबंधी प्रावधान के बारे में 10वीं अनुसूची में दिया गया है, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा बदला गया। अब इसके बाद 11वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची में
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। और यह किस संविधान संशोधन द्वारा बदला गया, तो इसको हम लोगों ने संवैधानिक संशोधन 73वें 1993 में बदला गया। तो 11वीं अनुसूची में जो परिवर्तन हुआ वह 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में इसे बदला गया। 1992 में यह प्रस्ताव लाया गया और 1993 में यह पास कर दिया गया। तो ये कहीं कहीं पर यहाँ पर 1992 और या तो 1993 दिया गया है, तो आप इसे दोनों याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में इस समय 29 कार्य क्षेत्रों को दिया गया था और इसमें उस प्रकार के क्षेत्र दिए गए थे जैसे गांव में पंचायत व्यवस्था करना, सड़कों की सफाई कराना, गांव के ग्राम पंचायत की व्यवस्था करना, वहां पर भूमि सुधार देखना। तो इस प्रकार के जितने भी विषय थे वह पंचायती राज व्यवस्था में दिए गए और इन सभी की जानकारी 11वीं अनुसूची में दी गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची में जो परिवर्तन हुआ वह 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ। नहीं, दोस्तों अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो इसका संवैधानिक संशोधन तुरंत अगले संविधान संशोधन 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में इसे बदला गया। तो 12वीं अनुसूची में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें वर्तमान में जो कार्य क्षेत्रों की संख्या है वह 18 है। तो 12वीं अनुसूची में हमारे स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन या स्थानीय प्रशासन जो होता है इसमें नगरों की व्यवस्था करना, साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों को बनवाना और पेयजल की व्यवस्था करना, इन सभी विषयों को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत दर्शाया गया है जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और यह 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने पहले 8 अनुसूची जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची हैं इस समय, और संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने उन 8 अनुसूचियों के बारे में याद किया और इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर इन 4 अनुसूचियों को याद किया जो कि विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा जोड़ी गई थी। आइए इन 4 अनुसूचियों को रिकॉल करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि 9वीं अनुसूची है, यह संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। यह कब जोड़ी गई, तो यह पहले संवैधानिक संशोधन और 1951 में जोड़ी गई थी। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है और यह 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। उसके बाद आती है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है और यह 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई। और इसी के जस्ट बाद 12वीं अनुसूची है जो कि 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और इसमें अगर हम लोग कार्य क्षेत्रों की बात करें तो जो ग्रामीण थी या पंचायती राज व्यवस्था है इसमें हमारे 29 कार्य क्षेत्र थे और स्थानीय स्वशासन है इसमें 18 कार्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने संविधान की अनुसूचियों के बारे में याद किया। अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद थ्योरी सेक्शन को ज़रूर पढ़ें और ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास अवश्य करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।